सेकंड ग्रेड ए टीचरे प्रथम प्रश्न पत्र जीके का है। देखिए, समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन होती है कितनी? तो समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन 35% होती है। समुद्र के पानी में आमतौर पर प्रत्येक लीटर में 35 ग्राम में घुले लवण होते हैं। इसे 35% के रूप में लिखा जाता है। समुद्र की लवणता की सामान्य सीमा 30 से 37 ग्राम लीटर यानी 33% से 37% के बीच होती है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि स्थानों पर होता है। भारत में पहला भारी विद्युत अभियांत्रिकी कारखाना कहाँ हुआ? तो भोपाल में। भारत में पहली भारी विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ कहाँ? भोपाल में। कौन सा शहर में भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो मुंबई। मुंबई शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कपास उद्योग के सर्वाधिक विकास के कारण मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है? तो भूमध्य सागर महाद्वीपीय शेल्फ सागर है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है। भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है और लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा। उत्तर में पश्चिमी यूरोप, दक्षिण यूरोप और अनातोलिया, दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका और पूर्व में लेवंट द्वारा। मानसून क्या है? मौसमी हवाएं हैं। मानसून मौसमी हवाएं हैं। मानसून अरबी शब्द मौसम से बना है जिसका अर्थ है मौसम होता है। इसका अर्थ है मौसम होता है। मानसून है मौसमी हवाएं हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है जिसका अर्थ है मौसम होता है। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को कहते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है किसमें? मंगोलिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। देखिए, मंगोलिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है 5 जून को। प्रकृति के प्रति समर्पण भाव रखने और उसके संरक्षण के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम में ओनली वन अर्थ है। भारत ने 2022 में इस अवसर पर लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट शुरू किया। डोलड्रम बेल्ट कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के समीप है। डोलड्रम बेल्ट भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में 20 पेटी होती है। यह निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है जहाँ प्रचलित पवनें शांत रहती हैं, इसलिए इसे शांत पेटियां डोलड्रम कहते हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती है? तो ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती है। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन होते हैं। भारत में ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदा नहीं घटित होती क्योंकि भारत में कोई सक्रिय पहाड़ नहीं है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। 42वें नहीं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब यह एक विधिक अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300A में है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। उत्तरदायी है अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। फिर है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। 26 नवंबर 1950 से यह पूर्णतः लागू हुआ। संविधान को किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? तो यह किया गया है समवर्ती सूची में। संविधान को समवर्ती सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया उनमें शिक्षा भी शामिल थी।
भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेज सकता है तो उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेज सकता है उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। संसद की शक्ति द्वारा संविधान और प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद 368 है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन एवं इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इससे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाता है। यदि वह भी अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इस दायित्व को निभाता है। ठीक है, दोनों सदनों में संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर इसके बाद में है किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार सैवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग ए में शामिल किए गए थे। मूल रूप से यह मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। राजस्थान के साथ है किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई तो आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित है क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस याचिका द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भाषाई राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर बना था। किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग तृतीय भाग में सम्मिलित किए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। इसका उल्लेख है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 12 से 32 में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है कितना 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल द्वारा अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद से चुनी गई तो 3। फिर किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया तो फ्रोबेल ने। 19वीं सदी में जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किंडरगार्टन की शुरुआत की। उनका मानना था कि खेल गतिविधियों से बच्चों का विकास संभव है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनमें से कौन सा है तो शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना नहीं। अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना है। ठीक है, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है तो अधिगम के शारीरिक आधार हैं, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार हैं, अधिगम के बौद्धिक आधार हैं, जबकि अधिगम के दार्शनिक आधार हैं। ये बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु
यह विकल्प सबसे कम महत्व रखता है। अधिगम के दार्शनिक आधार। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्विलन देने का सुझाव दिया गया है? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत प्रतिक्रिया होने पर पुनर्विलन देने का सुझाव दिया गया है। स्किनर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रसूत क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार अनुक्रिया पुनर्विलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपन से। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि समस्या का अचानक समाधान अंतर्दृष्टि के रूप में व्यवहार या अवलोकन पर निर्भर नहीं करता है। विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापक को पढ़ाते समय इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? तो रटकर सीखने की आदत का विकास करना यह नहीं करना चाहिए, जबकि सूझ द्वारा सीखने आदत का विकास करना चाहिए। विषय वस्तु में समानता और भिन्नता पहचानने की आदत का विकास करना चाहिए। कक्षा में सीखे ज्ञान एवं कौशल को अन्य स्थितियों में प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापक को पढ़ाते समय रटकर सीखने की आदत का विकास नहीं करना चाहिए। वाटसन के अनुसार शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था में तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेष अवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु इनमें से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? तो मूल प्रवृत्तियों का दमन, इसका निषेध होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में संप्रत्यय विकास की क्रियाएं दी गई है? तो प्रत्यक्षीकरण, समृद्धियों, योग्यता का नहीं, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं सामान्यीकरण विकल्प में संप्रत्यय विकास की क्रियाएं दी गई है। संप्रत्यय निर्माण अवधारणा निर्माण एक प्रकार की खोज है जिसमें विश्लेषण, परिकल्पना, सृजन, परीक्षण, सामान्यीकरण, पृथक्करण, वर्गीकरण, अमूर्तन जैसी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं शामिल होती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामान्य नियमों या कक्षाओं में विशिष्ट अनुभवों को क्रमबद्ध करना सीखता है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? तो युंग मनोवैज्ञानिक कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं। युंग ने दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रधानतः आत्म केंद्रित होता है, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व सामाजिक, वाचाल, मनोवादी, धैर्यवान होता है। व्यक्तित्व निर्माण उत्साही के धब्बों के द्वारा परीक्षण का निर्माण इनमें से किसने किया? वो रोर्सा ने किया। व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियम हेतु 1921 में हरमन रोर्सा द्वारा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया गया। इस परीक्षण में 10 कार्ड, 3 रंगीन, 5 काले, 2 काले, सफेद या लाल होते हैं। इन कार्डों के माध्यम से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। एक बालक है जो पढ़ने में कमजोर अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो प्रक्षेपण युक्ति का प्रयोग कर रहा है। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो बुद्धि संरचना सिद्धांत। गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत विभिन्न परीक्षणों के कारक विश्लेषण पर आधारित है। यह सिद्धांत प्राथमिक बौद्धिक योग्यताओं को एक बुद्धि की संरचना के रूप में संगठित करता है। एक बालक की आयु 12 वर्ष है। भिन्ने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? तो 125। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, 15/12 n2 100 बराबर 125 है। सृजनात्मक बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सही कथन यह है कि सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। इनमें से कौन से प्रेरकों वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया है? तो गैरेट द्वारा देखिए दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रेरकों वर्गीकरण किया गया है। गैरेट के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक है। ठीक है।
कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को उनमें से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो अध्यापक को देखिए, कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, ये नहीं करना चाहिए। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। इनमें से किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकती है? तो सजा लाभदायक किसमें हो सकती है? जब बालक समझे कि सजा उसे नहीं उसके गलत व्यवहार के कारण दी गई है। जब बालक ये समझे कि सजा उसे नहीं उसके गलत व्यवहार के कारण दी गई है। जब किसी बालक की को सजा दी जाए तो वह बालक यह समझे कि सजा उसे नहीं उसके गलत व्यवहार के कारण उसे दी गई है। इस स्थिति में बालक भविष्य में वह गलती कभी नहीं दोहराता है, अतः ऐसी स्थिति में सजा लाभदायक रहती है। अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान में से किसके कारण कठिन है? हाँ, निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु इनमें से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु इनमें से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। मनोवृत्तियों के विकास के संदर्भ से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, सही है। मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं, ये गलत है। अध्यापक इसके विकास में बालक की सहायता कर सकते हैं, सही है। भावात्मक विकास का इसके विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं से प्रभावित होकर व्यवहार करता है, तब मनोवृत्तियां वातावरण से प्रभावित होती है, वंशानुक्रम से नहीं। निम्न में से कौन सा विकल्प आत्म संपर्क के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, स्वस्थ आत्म संपर्क व्यक्ति द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाए जाने में सहायक होता है, सही है। सामाजिक वातावरण आत्म संपर्क विकास को प्रभावित करता है, सही है। परिपक्वता आत्म संपर्क में कोई संबंध नहीं, ये गलत है। भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण आत्म संपर्क के विकास को प्रभावित करते हैं, सही है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में स्थित है जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों की चोटी है, जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से बालक को राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो चूरू और बीकानेर जिलों में नदी नहीं है। राजस्थान के बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है। कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में है कोलायत झील, बीकानेर में। कपिल मुनि की तपोभूमि है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला झील में दीपदान है, परंपरा मीठे पानी की झील है। राजस्थान का लगभग कितने % भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? तो 7 से 9% है। राजस्थान में वन अक्षेत्र 9.57% है। वन अक्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.51% था। भारत के वन क्षेत्र का लगभग 4.28% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो जयपुर जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर 595, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर 17 है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? तो श्री गंगानगर में। राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी की कुल जनसंख्या एससी का % 17.83%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले जयपुर और गंगानगर। न्यूनतम एससी वाले जिले डूंगरपुर, प्रतापगढ़। 2001 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर जनसंख्या है 60.41% है। 2001 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 60.41% है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1% है। पुरुष साक्षरता 79.2% है। महिला साक्षरता 52.1% है, जबकि 2001 की साक्षरता दर 60.41% है। राजस्थान में पिछली पशुधन गणना संपन्न हुई थी कब? 2007 में। 16 अक्टूबर 2019 को मत्स्य पालने, पशु पालने और डेयरी मंत्रालय के पशु पालने व
डेयरी विभाग ने 20वीं पशुगणना रिपोर्ट जारी की। 20वीं पशुधन जनगणना राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी कब? 1978 में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC का गठन कांता ठाकुर समिति के आधार पर 1978 में की गई। कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1979 को, मुख्यालय जयपुर। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,00,000 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर। न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर की है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है। देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो जालौर जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता 66.1%, पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर है भी। पश्चिमी विक्षोभ के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा कहलाती है मावठ। भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। इसे राजस्थान में मावठ कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान स्थित है कहाँ? सेवर भरतपुर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के भरतपुर के सेवर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी कहाँ? लाखेरी में। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? लाखेरी में। 1915 ईस्वी में राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1917 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई कहाँ? भीलवाड़ा में। वनस्पति घी उद्योग का पहला कारखाना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 1964 में स्थापित किया गया। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राजस्थान में 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? जैसलमेर में। राजस्थान पर्यटन विभाग और जैसलमेर जिला प्रशासन की ओर से प्रतिवर्ष फरवरी में माघ माह में 4 दिवसीय परंपरागत मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। देखिए, राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो जालौर जिले की। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की साक्षरता 66.1%, पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर है भी। पश्चिमी विक्षोभ के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा कहलाती है मावठ। भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे राजस्थान में मावठ कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के भरतपुर में सेवर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? लाखेरी में। 1915 ईस्वी में राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1917 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई कहाँ? भीलवाड़ा में। वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 1964 में स्थापित किया गया। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राजस्थान में 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। राजस्थान पर्यटन विभाग एवं जैसलमेर जिला प्रशासन की ओर से प्रतिवर्ष फरवरी में माघ माह में 4 दिवसीय परंपरागत मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र संबंधित है? तो तबीजी अजमेर।
तबीजी अजमेर राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र संबंधित है। राजस्थान में पशु आहार संयंत्र तबीजी फार्म अजमेर की 1980 में स्थापना की गई। केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान में तबीजी अजमेर में स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व विद कालीबंगा की खोज करता है? तो ए घोष है। ए घोष भारतीय पुरातत्व विद कालीबंगा की खोज करता है। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगन सभ्यता है। सर्वप्रथम खोज 1952 में अमलन घोष द्वारा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्राप्त साक्ष्य जूतावाद खेत, लकड़ी की नालियां, अग्निवेदियां, दाह संस्कार के प्रमाण आदि हैं। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? बैनास नदी पर। आहड़ सभ्यता अन्य नाम है ताम्रवती नगरी, धूलकोट नदी, आहड़ नदी, बेड़ से उत्खनन सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास 1953, रतन चंद्र अग्रवाल 1956। सभ्यता उदयपुर के निकट प्राप्त अवशेष यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं, लाल काले व भूरे चित्री मृदभांड बैल की मरण मूर्तियां हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ स्थित हैं? तो सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता स्थित नीम का थाना कांतली नदी के किनारे स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल 1966 ईस्वी में प्राप्त अवशेष कपीश्वरणी मृत पात्रे, पत्थर के बांध के साक्ष्य मछली पकड़ने का कांटा आदि है। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, गोहिल वंशीय था। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? तो मान सिंह को। मुगल बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह को 7,000 मनसब का पद दिया और उन्हें फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो नागभट्ट द्वितीय राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? तो चावंड। निम्नलिखित में से चावंड स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को नई राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से बढ़कर बताया है? तो निमुचना। निम्नलिखित में से निमुचना स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है। निमुचना हत्याकांड 1924 में अलवर के महाराणा जयसिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर दी। इसके विद्रोह में अलवर के किसानों ने आंदोलन आरंभ कर दिया। 14 मई 1925 को निमुचना ग्राम में सभी किसानों एक सभा हेतु एकत्र हुए। उस सभा में लोगों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी करने के कारण सैकड़ों किसान मारे गए। इसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भयानक बताया है। निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो किशोरी देवी ने। शेखावाटी की किशोरी देवी महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 17 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 17 मार्च 1948 को। राजस्थान के एकीकरण प्रथम चरण मत्स्य संघ 17-18 मार्च 1948 को। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर एवं एक ठिकाना निमराना अलवर को मिलाकर निर्मित हुआ। राजधानी अलवर। राज प्रमुख उदय भान सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गोडगिल है। सुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जालौर में है। चौहान वंश की कुल देवी है शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी मंदिर जयपुर ग्रामीण जिले के सांबर कस्बे में स्थित है। चौहान वंश की कुल देवी है। निम्बारक संप्रदाय प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? सलेमाबाद अजमेर में। निम्बारक संप्रदाय उपनाम है हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय। दर्शन भेदा भेद प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में। संस्थापक आचार्य निम्बारक हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन हैं? रज्जब जी हैं दादूपंथी संत। दादू संप्रदाय संस्थापक दादू दयाल। उपनाम है कबीरपंथी संप्रदाय है। समराथल दोहरा कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर किले में स्थित है रणत भौर के त्रिगणेश का मेला भाद्रपद माह की चतुर्थी को लगता है।
अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? भिनाई। अजमेर जिले का भिनाई स्थान है कोडामार होली हेतु उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। वर्तमान में भिनाई केकड़ी जिले में आता है। दिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की। मद्दिल एक प्रकार का क्या है? एक पगड़ी है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है सिरोही। गोडवाड़ी बोली जालोर, सिरोही, पाली क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली है। बिसल देव रासु इस बोली की मुख्य रचना है। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो डिस्कस थ्रो से। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में कौन सी योजना का शुभारंभ किया था? तो सहभागिता आवास योजना का। ठीक है, करंट जीके का ये। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है 11 जिलों में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम वर्ष 1974 में राजस्थान राज्य के 8 पूर्वी जिलों में शुरू हुआ। वर्तमान में कार्यक्रम जल ग्रहण के आधार पर राज्य 11 जिलों में 32 खंडों में चलाया जा रहा है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े 45वें। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये देखना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली तो जयपुर जोधपुर में तो चलिए। राजस्थान विश्वविद्यालय वर्तमान कुलपति कौन है? ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा हैं वर्तमान की जो विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये देखना है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ते हैं। नंदा देवी कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य के कुमायूं हिमालय में गौरी गंगा तथा ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी उद्गम मानसरोवर झील से भारत में केवल लेह जिले में स्थित है, बहती है। सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिवेंकटेश्वर से। सहायक नदियां प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता होती है? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता होती है। ठीक है।